शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी भी कंपनी में या आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये ज़रूर देखा करो कि कंपनी का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा रहा है, फंडामेंटल कितना मजबूत है। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। अभी 9 तारीख को इसका आईपीओ आया है, 9 अगस्त को। और इन्होंने क्या किया कि जो आईपीओ लिस्ट होने के बाद में करीब 150 रुपये के आसपास शेयर खरीदा हुआ है और आज की तारीख में शेयर की प्राइस है 128 रुपये। तो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसमें स्टॉक में बने रहे या और नीचे जाएगा या इसमें क्या करें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाया हुआ तो उनकी अब घबराहट भी बढ़ रही है। हर शेयर पे उनको करीब करीब कह सकते हैं कि 28 रुपये का नुकसान हो रहा है उनको। तो पूरी जानकारी आपको ओला इलेक्ट्रिक की इसी वीडियो में मिलेगी कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं और कब करना चाहिए। वीडियो आप पूरा देखना। आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो भी और अगर आप करना चाहते हैं इसके अंदर तब भी। तो वर्तमान में इसकी प्राइस आज की तारीख में करीब 128 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले शेयर करीब 118 रुपये तक भी गिरा हुआ है। इसका अगर हाई देखेंगे तो वो रहा है 158 रुपये का और लो रहा है 76 रुपये का। 76 रुपये इसकी वो प्राइस रही है जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 9 अगस्त को। उसके बाद में ये शेयर चढ़ता गया है। वहाँ पर क्या होता है कि कई लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया था, उनको शेयर नहीं मिले, तो आईपीओ में लिस्ट होने के बाद में लोगों ने शेयर खरीदे। इसको जब लिस्ट होगा तो उसके बाद में हर जैसे मार्केट में हवा चल गई थी कि ये शेयर ज़बरदस्त भागेगा। कोई कह रहा था 400 जाएगा, कोई कह रहा था 500 जाएगा, कोई 1000 की बात कर रहा था। अभी पता नहीं कि इतने किस आधार पर लोग कह रहे थे कि ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, और उसी हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे और ये शेयर गिरना शुरू हो गया। 158 रुपये तक चढ़ा है, उसके बाद गिरना शुरू होगा यहाँ पर। तो क्या ये गिरावट आगे भी रहेगी, ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीच बीच में ज़रूर ये ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वापस अपनी लिस्टिंग प्राइस के आसपास भी जा सकता है, या ऊपर की प्राइस जो 158 रुपये रही वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अब उसके चांस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। कम नज़र इसलिए आ रहे हैं कि इस कंपनी में बहुत कुछ नेगेटिव है। 55,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है, 128 रुपये शेयर की प्राइस है। बुक वैल्यू इसकी है करीब 3.5 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपये, अभी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी ने किसी भी प्रकार का बोनस डिविडेंड वगैरह भी दिया नहीं, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है इलेक्ट्रिक ओला का शेयर। तो इसका CAGR वगैरह अभी कुछ भी चीज़ें सामने नहीं है कि कंपनी में किस तरह का बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है। तो 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने तमिलनाडु में से। तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री, वहाँ से शुरुआत की थी इन्होंने। और शुरू में इन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल निकाली, फिर एक बार कार का भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, कार निकालेंगे इलेक्ट्रिक कार, लेकिन उसका भी इन्होंने घोषणा करके फिर वापस ले ली थी। क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रिक इन्होंने जो निकाले थे शुरू में ये S1 प्लस और S1 प्रो, लेकिन बाद में जो S1 प्रो स्कूटर निकाला था उसमें बहुत सारी खामियां आने लगी और बहुत ज़्यादा मामले बनने लगे। तो उसके बाद में इस कंपनी का कह सकते हैं कि ज़बरदस्त नेगेटिव रुझान बन गया था मार्केट में। पहले हम जान लेते हैं इसका रेवेन्यू, जो कि बहुत अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रेवेन्यू बता देता हूँ मैं आपको। तो इसका अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में इसका आया था 1 करोड़ का रेवेन्यू आया और 278 करोड़ का खर्चा हुआ था और 199 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। 2022 में इनका रेवेन्यू आया था 373 करोड़ का रेवेन्यू आया और 1174 करोड़ का खर्चा हुआ। नुकसान कितना हुआ? 784 करोड़ का नुकसान हुआ इनको। 2023 में 2631 करोड़ का रेवेन्यू आया है। यहाँ पर रेवेन्यू ज़बरदस्त आया है, लेकिन खर्चा कितना हुआ? 3883 करोड़, यानी कि जो नुकसान हुआ कितना? 1472 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2024 में 5010 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको, खर्चा हो गया 6276 करोड़ का, नुकसान कितना हुआ? 1584 करोड़, यानी कि 21, 22, 23, 24 4 साल का हम देखें या 4 साल में कंपनी को ज़बरदस्त इनका नुकसान, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और नुकसान भी ज़बरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। जाके 2021 में मात्र 199 करोड़ का नुकसान था, बढ़ते बढ़ते नुकसान 2024 में 4 साल में करीब 1584 करोड़, यानी कि मोटा मोटा 1600 करोड़ का नुकसान हो गया है। अगर हम क्वार्टर में देखते हैं तो जून 2023 में इसको 1243 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1461 करोड़ का खर्चा हुआ था जून 2023 में, और नुकसान कितना हुआ था इनको? 267 करोड़ का। मार्च 2024 में इनको 1598 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हो गया 1910 करोड़ का,
और नुकसान कितना हुआ इनको, 410 करोड़ का नुकसान हो गया है। जून 2024 लेटेस्ट जून 2024 में 1644 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको। खर्चा हो गया 1849 करोड़ का खर्चा हुआ। नुकसान कितना हुआ, 347 करोड़। यानी आप देख लीजिए कि साल का देखिए, चाहे क्वार्टर दे, 2-3 क्वार्टर का आप देख लीजिए रिजल्ट, तो कंपनी को लगातार नुकसान नहीं हो रहा। कंपनी मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम बात करते हैं कि मालिक के पास कितना पैसा है अपने कंपनी को चलाने के लिए, तो शेयर पूंजी के रूप में इनके पास 1955 करोड़ रुपए है। भंडार के रूप में इनके देखा जाए तो रिजर्व इनका माइनस में चल रहा है, जो कि 2909 करोड़ रुपए माइनस में है। मोटा 3000 करोड़ रुपए माइनस में चल रहे हैं इनके रिजर्व में। उधार इनको देना है 5684 करोड़ का उधार देना है, और अन्य देनदारियाँ 3006 करोड़ की देनदारियाँ है। कुल देनदारियाँ करीब मान सकते हैं कि 7735 करोड़ की देनदारियाँ है। इनके पास अचल संपत्ति के रूप में 2451 करोड़ रुपए है मात्र। मोटा आप अगर देखते हैं तो कंपनी कह सकते हैं कि न तो इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, न ही कंपनी के पास कोई बड़ा ऐसी चीज़ें कंपनी चला सके। रही बात होल्डिंग की, बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है यहाँ पर 36.78% की होल्डिंग है। FIS के पास 7.64% की होल्डिंग है। DIS के पास है इसके अंदर 6.74% की होल्डिंग। DIS मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह ये है। पब्लिक की होल्डिंग 42% की, और अन्य होल्डिंग इसमें 6.41% है। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर नकदी रूपांतर, तो नकदी इनके पास -633 करोड़ का नकदी है, माइनस में है, यानी कि नकदी है ही नहीं, ये मान सकते हैं। अब इस कंपनी में जो भावेश अग्रवाल इसके जो मालिक है, उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर करीब 40% हिस्सेदारी इनके पास है। बाकी इसके अंदर जो हिस्सेदारी है, सॉफ्ट बैंक की 25% हिस्सेदारी है, टाइगर ग्लोबल की 7.5% की होल्डिंग है, मतलब हिस्सेदारी है, और टेंसेंट मैट्रिक्स पार्टनर इनकी जो हिस्सेदारी है करीब 4.5% की, और इसके अंदर DSC ग्लोबल इनकी होल्डिंग है। इसके अलावा अरुण सरीन और रतन टाटा इनके पास 1% से भी कम होल्डिंग है दोनों पास। तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इन्होंने लगाई हुई है, जो कि कृष्णागिरी नाम है। एक जो बेंगलोर में तो इनका ऑफिस है, और कृष्णागिरी में इनकी फैक्ट्री लगी, जो कि तमिलनाडु में आता है। मई 2017 में इन्होंने स्थापना की थी। अब इसका जो मार्केट कैप है 55,268 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 128 रुपये है। इसका हाई देखेंगे तो 158 रुपये का रहा है, और लो रहा है 76 रुपये का, जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी उस समय का। ROC इसका है -32.1 का ROC है। फेस वैल्यू 10 रुपये, बुक वैल्यू 3.5 रुपये है। अब इस कंपनी के साथ समस्या क्या आई थी एक बता दूँ मैं, और भी जो समस्या जो बनती है कि इन्होंने जो स्कूटर निकाला था S1 Pro और S1 Plus, जो कि 2021 में इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन इसमें क्या था कि जो फ्रंट फोर्क आर्म, जो कि आगे का पहिया होता है स्कूटर में, वो पहिया जो इस तरह से उठा होता है कि जरा से भी सामने सड़क पर गड्ढा आ जाता था, उससे टकराने के बाद में वो स्कूटर पूरा ज़मीन पर लोड आता था, और आगे का हिस्सा जो एल्यूमिनियम का बना था वो हिस्सा टूट जाता था। इसमें इस तरह डिफेक्ट आने लगा, और ख़रीदारों ने क्या हुआ कि जिन्होंने सबसे पहले स्कूटर को ख़रीदा था, तो सब में से ये समस्या आने लगी। किसी में आग लगने लगी, किसी का आगे का पहिया टूट जाता, किसी का आगे जो फ्रंट फोर्क आर्म वो टूट जाता। यानी कि कह सकते हैं कि जो यहाँ की सड़कों के लिए वो स्कूटर था ही नहीं बना हुआ। लेकिन फिर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, जो खरीदारों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और इसमें करीब 6000 लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप बनाए जो इनके ग्राहक थे, और इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। 2022 में इन्होंने सेडान कार का एक टीजर जारी किया था, फिर बाद में उसको वापस ले लिया। इसके जो स्कूटर में कई बार चार्जिंग के समय ही ऐसे स्कूटर जलने की भी घटनाएं, चलते चलते स्कूटर में आग लगने की भी घटनाएं बनी। बाद में इन्होंने क्या किया था कि एक बार इन्होंने कुछ अपने स्कूटर को वापस रिकॉल किए थे, जो कि S1 Pro थे, उनको रिकॉल भी किया था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, करीब 1400-1500 स्कूटर इन्होंने रिकॉल किए थे। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो अगर हम पूरा कंपनी का हम एक एक चीज़ देखते हैं, तो ये सब साफ साफ नज़र में आता है कि कंपनी के पास अभी अपना जो कंपनी को चलाने के लिए जो होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, जो एक नेटवर्क होना चाहिए, जो इसका सर्विस सेंटर होना चाहिए, जो ये या स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबल होना, वो सब चीज़ की कमी है। जितनी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है उनके साथ ये दिक्कत है, उनके सर्विस सेंटर नहीं है। गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो उनको बार जरूर एक चीज़ आती है कि कुछ इसको तो उन्होंने सुधार के वापस मार्केट में उतारा था, कुछ नया चेंजेस करके, लेकिन वो भी कोई खास नहीं था, क्योंकि स्कूटर बहुत ही एक कह सकते हैं कि इन्होंने
क्या होता है कि जो जो बैटरी के व्हीकल है ना, इनको मजबूरी होती है कि इनको लाइट वेट बनाना पड़ता है, मतलब इनको वजन कम रखना पड़ता है। ज़्यादा वजन रखेंगे तो क्या होगा कि स्कूटर को बैटरी से चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण क्या है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो पार्ट्स हल्के और फाइबर की या एल्यूमिनियम के इसे यूज़ करती है, या कब जो हल्के वाले, तो उससे क्या होता है कि वो ज़रा से झटके में टूट जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इनको वो चीज़ मिलती नहीं ग्राहकों को। तो ये लगभग सबके साथ मैंने कहा ना कि आप किसी भी अगर कोई अगर अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी या जो मार्केट में पहले से रिपूटेड कंपनी है, कि उनके पास अपना नेटवर्क है, सर्विस सेंटर है, मैकेनिक है, इंजीनियर है, हर जगह अवेलेबल है, तो वहाँ पर क्या था आपको कोई भी दिक्कत। और सबसे बड़ा बात जो गारंटी पीरियड में, वारंटी पीरियड में क्या होता है गाड़ी की फ्री सर्विसिंग वगैरह वो चीज़ सब मिल जाती है। तो यहाँ पर और इस तरह की जो कंपनियाँ जितनी भी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ला रही है, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो हम बात कर रहे हैं शेयर की बात कर रहे हैं। तो शेयर में क्या हुआ कि कंपनी का अभी तक जो रिजल्ट रेवेन्यू आ रहा है सब कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव मुझे एक भी बात इसमें नज़र में नहीं आई। अब मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि लोग क्यों कैसे किस आधार पे कह रहे हैं कि इसका शेयर 500 पे जाएगा, 1000 पे जाएगा, 2000 पे जाएगा, किस आधार पे कह रहे हैं। यहाँ कोई आधार नज़र नहीं आता। एक चीज़ ज़रूर है कि ये इनकी जो ओला टैक्सी की जो कैब चलती है वो बिजनेस ज़रूर इनका अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन क्या है कि वो एक जो इनका ओला कैब और ये बिजनेस दोनों अलग अलग हो चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ये ANI करके इसको अलग कर दिया इन्होंने। तो क्या होगा कि अगर ये इधर का घाटा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो घाटा जा रहा है, इस घाटे की भरपाई के लिए इनका जो दूसरा नुकसान हो जाएगा ओला कैब के रेवेन्यू पर। हालांकि ओला कैब के जो अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं, लेकिन जो ये जो ओला इलेक्ट्रिक है, तो अगर कब तक घाटे में चलाएगी। इन्होंने जो IPO लाए थे, जरूर है कि IPO को रिस्पॉन्स अच्छा मिला था और शेयर पहले दिन से मतलब कुछ समय तक तो डाउन रहा था, उसके बाद में चढ़ना शुरू हुआ और कुछ ही दिन में मतलब 2-4 दिन में शेयर 150 रुपये के ऊपर निकल गया था। तब उम्मीद जरूर जाती थी लोगों की ये इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में धमाका किया कंपनी ने, लेकिन ये एक तरह से फुस हो गई है। ये नहीं होगा कि जब तक कंपनी एक वापस अपना जो रेवेन्यू सुधारे, अपने निवेशकों को खुश दे, दूसरी बात कि एक मार्केट में एक अच्छी जो पहचान बनी, जो लोगों में जो क्रेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए मालिक कुछ करें, नए उपाय करें, नई चीज़ें सामने लाए, तभी कह सकते हैं कि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनको प्रॉफिट आएगा, तभी अपने निवेशकों को दे पाएंगे। और घाटा ही होता रहा अभी इसी तरह अगर घाटा उठाते कंपनी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इन्वेस्टमेंट, ओला इलेक्ट्रिक नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी जो भी मतलब नई नई कंपनी आ रही है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनियां हैं, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सी चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी से। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।